अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसोफेजाइटिस। हम लोगों ने अभी तक इसोफेजियल वेरिसिस कवर कर लिया है और इसके बाद हम लोगों ने कवर कर लिया है गर्ड। अब हमारा टॉपिक है इसोफेजाइटिस। इसोफेजाइटिस को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन। अच्छा, इसोफेजाइटिस को समझने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो गर्ड पढ़ा है और इसोफेजियल वेरिसिस पढ़ा है ना, उसका नॉलेज हमें होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, इसोफेजियल वेरिसिस का नॉलेज हमें इतना ज़्यादा एसेंशियल नहीं है इसोफेजाइटिस को पढ़ने के लिए। गर्ड का बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि गर्ड इज़ द मेन कॉज ऑफ इसोफेजाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज अगर आपसे पूछते हैं ना कि इसोफेजाइटिस की क्या है, तो आपने सबसे पहले यही बताना है कि जी ये गर्ड की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं हमारी वीडियो। इसोफेजाइटिस क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, इसोफेगस और आइटस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ इसोफेजियल मिकोजा। ठीक है, क्यों होता है? सेकेंडरी टू डायरेक्ट म्यूकोजल इंजरी। अब म्यूकोज़ा की इंजरी कैसे होती है आप लोगों को पता है। मैंने गर्ड की वीडियो के अंदर बताया था कि जैसे ही वो रिफ्लक्स बार बार होता है तो वो डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है इसोफेजियल नॉर्मल जो म्यूकोज़ा वॉल होती है उसकी। ये सेकेंडरी टू डायरेक्ट म्यूकोजल इंजरी होती है या इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स हो सकते हैं। ये आगे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वर्ड आपने अच्छी तरह याद रखना है, इन्फिल्ट्रेट्स। ये कोई भी हो सकते हैं, कोई एलर्जन हो सकता है, ठीक है, आपके अंदर बॉडी मतलब ऑटोइम्यून हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो किसी सिस्टेमिक डिसऑर्डर की वजह से हो, ड्यू टू एनी सिस्टेमिक डिसऑर्डर। डेफिनेशन क्लियर हो गई है। इसके बाद हमने देखना है कि ये किस किस्म का किस मतलब कि मिसाल के तौर पे इसोफेजाइटिस है तो कौन कौन सी किस्म का इसोफेजाइटिस हो सकता है। इसकी टाइप्स देख लेते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट टाइप इज़ इयोसिनोफिलिक। ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के आगे। दूसरी है इन्फेक्शियस, किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से। तीसरी है सब्सटेंस इंड्यूस्ड। ठीक है, चौथी टाइप होती है मेडिकेशंस। हमने ये चार चीज़ें कवर करनी है इस वीडियो के अंदर। अच्छा, अब चलते चले, पहली डेफिनेशन हमने देख ली है। अब कॉजेज़ देखते हैं कि इटियोलॉजी क्या है, क्यों ये होता है। ठीक है, इटियोलॉजी। अच्छा, पहली चीज़ जो है वो है म्यूकोज़ा की इंजरी। क्यों होती है? गर्ड की वजह से होती है, ये आपने देख लिया है, या इन्फेक्शन की वजह से होगी। गर्ड, दूसरी है इन्फेक्शंस। कौन से इन्फेक्शंस जो ये कॉज कर सकते हैं? उसके अंदर एक तो फंगस इन्फेक्शन है, कैंडिडा स्पीशीज़ वगैरह जो हैं वो कॉज कर सकती हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस ये कॉज कर देता है। ठीक है, उसके बाद साइटोमेगालो वायरस, ये दो वायरसेस और एक फंगस इन्फेक्शन। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज़ जो म्यूकोज़ा को इंजर कर सकती है वो है सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस? कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो आपने इनटेक किया है। ठीक है, उसके बाद रेडियोथेरेपी, आपकी रेडिएशंस हो रही हैं, वो आपके सीए का पेशेंट है, कार्सिनोमा का, उसकी रेडियोथेरेपी हो रही है, वो पेशेंट की म्यूकोज़ा इंजर हो सकती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि वो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनफिल्ट्रेट्स। अब ये इनफिल्ट्रेट्स कौन से हो सकते हैं? ये आपकी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। एक तो इयोसिनोफिल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो इसोफेजाइटिस काज कर सकते हैं। दूसरे होते हैं लिम्फोसिटिक। अब चूँकि पता है हम लोग सेकेंडरी काजेज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इस इयोसिनोफिल्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं? किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से।
अगर कोई कॉज चल रहा है बॉडी के अंदर, कोई इन्फेक्शन चल रहा है, कोई पैरासाइट है, वो ईओसिनोफिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो आके आपकी मुकोजा को डैमेज कर सकते हैं। लिम्फोसाइट्स क्यों बनते हैं? लिम्फोसाइट्स भी किसी इन्फ्लेमेशन की वजह में या कोई भी जनाब जी आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है, बी और टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो आपकी मुकोजा को भी डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है जो हर डिज़ीज़ के अंदर होती हैं कि अदर कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है। या तो इम्यून मीडिएटेड हो सकता है कि आपकी बॉडी खुद ही रिएक्ट कर रही है, इम्यून मीडिएटेड, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ आ जाती हैं। क्रोन डिज़ीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्रोन डिज़ीज़ हो सकती है, ठीक है, पेशेंट को उसका मिकोजा डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती हैं कोई, ऑटो इम्यून के अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं? स्क्लेरोडर्मा, पिछली वीडियो में भी ये स्क्लेरोडर्मा आ गया था गर्ड के अंदर, इसमें भी आ गया स्क्लेरोडर्मा। अच्छा, ये स्क्लेरोडर्मा में बताता चलो क्या होता है। ये सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, वास्कुलोपैथी और फाइब्रोसिस। अब डर्मा है यहाँ पे, तो ये वास्कुलोपैथी और फाइब्रोसिस होगी स्किन की, और उसके अलावा ऑर्गन्स, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ना उनकी। ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? पेशेंट की ना क्यूटेनियस थिकनिंग हो जाएगी, रेनोड फिनोमिना हो जाएगा, क्यूटेनियस थिकनिंग प्लस रेनोड फिनोमिना, ठीक है। उसके अलावा इसोफेगस की डिसमोटिलिटी। आ गया ना यहाँ पे, आप लोगों को समझ आ गई है यहाँ पे कि ये इधर क्यों, इधर ऑटो इम्यून में क्या लिखा हुआ है। इसोफेगस की डिसमोटिलिटी करवा देता है, फाइब्रोसिस हो रही है ना, तो वो मोटिलिटी को ख़राब करेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉज हम लोगों ने देखनी है वो है बैचर डिजीज़। आप लोग पता नहीं इसे क्या क्या पढ़ते हैं, मैं तो इसे बैचर डिजीज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद एस एल ई तो मल्टी ऑर्गन मल्टी सिस्टम डिजीज़ है। ये हर आपकी हर बॉडी किसी जगह पे कुछ समझ ना आ रहा हो, एसएलई का पेशेंट मतलब कि हो सकता है वो एसएलई इतने ऑर्गन्स को आपके इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद शोगरन सिंड्रोम, ठीक है। चाहे बैचर डिजीज़, ये भी इम्यून मीडिएटेड वास्कुलाइटस होता है, ठीक है, इम्यून मीडिएटेड वास्कुलाइटस। अच्छा, म्यूकोजा के अंदर ब्लड वेसल्स तो पड़ी होती हैं, तो जब उनकी वास्कुलोपैथी हो जाएगी या इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो आर्टीरियल और वीनस जो वेसल्स होंगी उन्हें जनाब जी इफ़ेक्ट करेगा और पेशेंट प्रेजेंट करेगा अल्सरेशन के साथ, ठीक है। इम्यून मीडिएटेड वास्कुलाइटस। एसएलई का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा ये भी देख लेते हैं। ये रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन में मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करती हैं, रिप्रोडक्टिव एज वुमेन, ठीक है। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। ये स्किन को, किडनी को, जॉइंट्स वगैरह को ये इन्वॉल्व करता है। पेशेंट बटरफ्लाई रैश के साथ आएगा, फीवर होगा, फीवर, बटरफ्लाई रैश। उसके अलावा फटीग होगी पेशेंट को। ये इतनी याद रख लें, जब एसएलई को डिटेल से करेंगे ना तब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ माइल्जिया मसल पेन भी होगी पेशेंट को, और आर्थराइटिस। ये प्रेजेंटेशन होती है एसएलई की, ठीक है। उसके बाद शोगरन सिंड्रोम है, यहाँ पे हम इसे भी टच करते चलें। ये भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन। देखा ना, हमने पढ़ा था लिम्फोसिटिक इसोफेजाइटिस, यहाँ पे आ गया लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। किन ऑर्गन्स की? जहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं और जहाँ पे ग्लैंड्स नहीं होते, ठीक है। ये कॉज करता है सेल डेथ, अपोप्टोसिस होना शुरू हो जाती है सेल की, ठीक है, या नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। ये पेशेंट भी आर्थराइटिस वगैरह के साथ प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा एनाटोमिकल कॉज हो सकती है अदर के अंदर, अदर के अंदर और क्या हो सकता है? एनाटोमिकल कॉज हो सकती है कोई। अच्छा, एनाटोमिकल कॉज के अंदर क्या हो सकता है? हाइएटल हर्निया, और उसके अलावा इसोफेजियल रिंग्स, जो शैट्स की रिंग्स हमने कल टच किया था,
इसोफेजियल रिंग्स और डाइवर्टिकुला। चौथी चीज़ अदर्स के अंदर क्या आ रही है, वो है मोटिलिटी डिसऑर्डर्स। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। मोटिलिटी डिसऑर्डर के अंदर क्या हो सकता है, एक्लेजिया और मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अच्छा, अब ये तो इटियोलॉजी हो गई, हम लोगों ने देख लिया है कि ये इसोफेजाइटिस की इटियोलॉजी क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। पेशेंट की प्रेजेंटेशन अब देखेंगे कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब आपके पास पेशेंट आया है, उसने आगे को बोला है सर मेरी ना जो स्टर्नम है ना, या मेरी खुराक वाली नाली के अंदर जलन दर्द हो रही है, ठीक है। रीट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन के साथ आया है, ठीक है। दर्द भी हो रही है, या वो कहेगा कि मेरी ना जो खुराक वाली नाली है उसके अंदर दर्द हो रही है, या मुझे हो रही है जलन, हार्ट बर्न, ठीक है। हार्ट बर्न और कहाँ पढ़ा था हमने, गर्ड के अंदर पढ़ा था। और वो शायद आपसे कहे कि मुझे खाना हजम नहीं होता, ठीक है। और खाना खाने के बाद उसे रीगर्जिटेशन हो रही है, ठीक है, या सारा दिन उसे रीगर्जिटेशन हो रही है, या उसे वो प्रेजेंट करेगा आपको ग्लोबल सेंसेशन के साथ। इन सिंपल वर्ड ग्लोबल सेंसेशन, ये आपको आपके थ्रोट के अंदर ऐसे फील होता है कि जैसे एक फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है जो गला, मतलब कि बंदा बार बार ऐसे ऐसे करता रहता है कि जो गले के अंदर चीज़ है ना वो आगे गुजर जाए या बाहर निकल आए। तो ये एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है आपके थ्रोट के अंदर, ठीक है ना। ये या तो परसिस्टेंट होगी या इंटरमिटेंट होगी। इसके अलावा अगर तो पेशेंट हार्ट बर्न के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो मे भी उसकी टियोलॉजी हो गर्ड, ठीक है, उसे रिफ्लक्स हो रहा है बार बार, तो इस वजह से हो सकता है। और जो हार्ट बर्न होगा ना ऐसे पेशेंट का, वो वर्स हो जाएगा। कब वर्स होगा, जब वो लेटेगा या वो आगे को बेंड फॉरवर्ड करेगा, आगे को झुकेगा, जैसे मतलब कि रुकू में जाने लगा है या वो सजदे में जाने लगा है, जैसे ही वो बेंड फॉरवर्ड हो रहा है या थोड़ा सा आगे झुक रहा है या लेट रहा है, तो उसको जो हार्ट बर्न है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से रिफ्लक्स हो सकता है। ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम लोग कि इस तरह पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। रिफ्लक्स हो सकता है अनडाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। उसके बाद पेशेंट में भी प्रेजेंट विद डिस्फेजिया, गर्ड का पेशेंट भी डिस्फेजिया के साथ। ये चूँकि हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को गर्ड है, तो इस वजह से ये जो हमारे सिम्टम या क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं गर्ड के साथ, ठीक है। अगर तो पेशेंट को क्रोनिक को मतलब कि एज बहुत ज़्यादा है, तो मे बी वी कैन सस्पेक्ट ही में एन इसोफेजियल कैंसर पेशेंट, ठीक है। तो वेट लॉस की हिस्ट्री भी हमें वो दे सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने रूल आउट करना है इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस, कोई सेकेंडरी कॉजेज़ तो नहीं है। और दूसरी चीज़ हमने देखना है ईओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस, ये हमने रूल आउट करना है कि कहीं ये तो नहीं है। या हमने आते ही पूछना है भाई, या आपको आते ही कोई पेशेंट को लेकर आएंगे ना, वो कहेंगे भाई इसने जहर पी लिया है या इसने गंदम वाली गोलियां खा ली हैं, उसमें तो गैस्ट्रिक मुकोजा इन्वॉल्व होगा ना, लेकिन उसमें इसोफेगस भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये हो गई हमारी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के। पेशेंट आके क्या कहेगा, मुझे चेस्ट में पेन है, या मुझे मेरी खुराक वाली नाली में दर्द है, या मुझे जलन हो रही है, या वो कहेगा कि मुझे बार बार डकार आ रहे हैं, या वो कहेगा कि मेरे गले में इस तरह है जैसे कोई ये चीज़ अटकी हुई है, ठीक है, जिसे वो क्लियर करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा खाना हजम नहीं हो रहा। और अगर उसे गर्ड की वजह से इसोफेजाइटिस है, तो वो मे बी प्रेजेंट विद हार्ट बर्न एंड गर्ड फीचर्स। और जो हार्ट बर्न के फीचर्स होंगे वो वर्स हो जाएंगे आगे बेंड होने पे या लेटने पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि अब हमने मैनेज कैसे करना है इस चीज़ को। अच्छा, सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट देखते हैं लास्ट में। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो मैंने डिस्कस किया है ये चीज़ इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस एंड लिम्फोसिटिक इसोफेजाइटिस, पहले ये देख लेते हैं। या इन्फेक्शियस जो कॉज होती है, ये यहाँ पे हमने देखा है कि मिकोज़ा की इंजरी में इन्फेक्शियस कॉजेज़ भी हो सकती हैं। तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस पेशेंट कैंडिडा स्पीशीज़ या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के साथ आया है तो उसको क्या फ़ीचर्स होंगे। ठीक है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसे। अच्छा, पेशेंट इन फीचर्स के साथ आया है तो अब कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होंगे। सेम वही चीज़ें होंगी। पेशेंट ओडाइनोफेजिया के साथ आएगा। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे ही वो खाना खाने लगता है ना तो उसे सेंसेशन होती है कि वो मतलब कि उसे खाना खाते वक्त ओडाइनोफेजिया पेनफुल सेंसेशन ऑफ ईटिंग कह लें आप। ठीक है ना, स्वालोइंग की सेंसेशन होती है पेनफुल, ये होता है ओडाइनोफेजिया। उसके अलावा पेशेंट इस डर से डिस्फेजिया, मतलब खाना खाया ही नहीं जा रहा उससे। हार्टबर्न, सेम वही फीचर्स हैं सारे, सेम वही फीचर है तो इसोफेजाइटिस ही ना। या रीगर्जिटेशन। डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या है यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस करना है, वो होगी लीजन्स इन ओरल मिकोजा। अब चूंकि एक स्पीशी वहाँ पे लोकेट है, अपने कैंप खैमे लगा के बैठी हुई है। ठीक है, अब उसे देखना है कि वो क्या कर रही है। वो वहाँ पे लीजन्स करेगी, क्या करेगी, अल्सर्स बना देगी या थ्रश फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, कैंडिडा की वो स्पेसिफिक एक टर्म होती है वाटर ब्रैश, मेरे ख्याल से वाटर ब्रैश तो नहीं है मेरे ख्याल, वो लेयर बना देती है वाइट कलर की। उसके बाद रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन और सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे पेशेंट पे, फीवर वगैरह होगा। ठीक है, ये होता है इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है वो है इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस। यहाँ पे देखते हैं इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस क्या होता है। अच्छा, ये इसकी कॉज क्या है, पेशेंट इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस के साथ क्यों आता है। इसके लिए हमें पेशेंट का ना IgE लेवल और पेशेंट की CBC करवानी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, ये करवा लिए। इसके बाद हम लोग करवाएंगे बायोप्सी। ये 3 चीज़ें करवा ली हैं। ठीक है, क्यों करवाई हैं, क्योंकि हमें शक है कि पेशेंट के अंदर ना कोई ऐसी चीज़ या ऐसा मसला चल रहा है जो उसके इयोसिनोफिल्स को प्रोड्यूस कर रहा है बार बार। ठीक है ना, इससे होता क्या है, इयोसिनोफिल्स करवा देते हैं इयोसिनोफिलिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, उसके बाद जब हम इनकी एंडोस्कोपी करवाएंगे ना इयोसिनोफिलिक पेशेंट की, हमें क्या मिलेगा, हमें म्यूकोजल लीजन्स मिलेंगी। में भी हमें स्ट्रिक्चर्स भी मिल जाएँ क्योंकि कुछ पेशेंट में स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन भी हो जाती है। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे तो हम हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी की सैंपल सेंड की तो हमें IgEs मिलेंगे। उसके अलावा क्या मिलेगा, हमें इयोसिनोफिल्स मिलेंगे। ठीक है, इनफिल्ट्रेट। और उसके अलावा माइक्रो एब्सेस मिल सकती है हमें इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस के अंदर। ठीक है, ये पेशेंट जो होते हैं ना, ये मैंने डिस्कस किया था कोई सेकेंडरी कॉज होती है। और सेकेंडरी कॉज के अंदर क्या हो सकता है, ये एटोपी के साथ आएंगे। एटोपी क्या होती है, एस्थमा हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, रनाइटिस हो सकता है, एटोपिक डर्माटाइटिस हो सकता है, या पेशेंट प्रेजेंट करेगा एलर्जी। ये सेकेंडरी कॉजेज़ हैं इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस की। ये सारी कॉजेज़ इंक्रीज़ करती हैं इयोसिनोफिल्स IgE। ठीक है, ये हो गया हमारा इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस। उसके बाद इन्फेक्शियस भी हो गए, इयोसिनोफिलिक भी हो गए, सब्सटेंस इंड्यूस। अब कुछ मेडिकेशन हैं जो मेडिसिन हैं जो कॉज करती हैं ये चीज़ इयोसिनोफिलिक कुछ मेडिसिन हैं जो कॉज करती हैं इसोफेजाइटिस। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब वो मेडिकेशंस कौन कौन सी हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा NSAIDs हो सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ कौन कौन सी एंटीबायोटिक हो सकती हैं।
उसके अलावा बिसफॉस्फोनेट्स। ये लेक्चर मेरे थोड़े लेंथी होते हैं, लेकिन मैं इसमें कोशिश करता हूँ आपको हर चीज़ डिटेल में बता दूँ। ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा पढ़ा है। एमबीबीएस लेवल में एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट मैंने जस्ट रिसेंटली अभी अपना फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं, तो ये मुझे पता है कि ये मोर देन इनफ है। ये बहुत ज़्यादा मैं बता रहा होता हूँ, इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने कॉम्पीट करना होता है, आगे जाना होता है, उनके लिए ये ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें उन्हें पता हों। आपका ब्रॉड व्यू होना चाहिए एक डिज़ीज़ को लेके, क्योंकि ये मेडिसिन है, एक चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। ये नहीं है कि पीपीआई सिर्फ आप गर्ड के अंदर ही दे सकते हैं। डिफरेंट डिजीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर पीपीआईज आप दे सकते हैं, और भी जिस तरह मेडिसिन ओवरलैप करती है इस तरह सिम्टम्स भी ओवरलैप करते हैं और साइंस भी ओवरलैप कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिसफॉस्फोनेट। ये कौन सी मेडिसिन हैं जो कॉज करती हैं इसोफेजाइटिस? एंटीबायोटिक्स के अंदर टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं, डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन। ये 3 एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कॉज करती हैं इसोफेजाइटिस। एनएसएड के अंदर कौन सी एनएसएड है? एस्प्रिन ले रहा है, ठीक है। गर्ड का पेशेंट था, उसमें भी कुछ ड्रग्स कर रही थी गर्ड इंड्यूस। आगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ पढ़ेंगे, उसके अंदर देखेंगे हम पेशेंट की हिस्ट्री ही एनएसएड की होगी। और कौन सी ड्रग्स हैं? पोटाशियम क्लोराइड कॉज कर देता है, ठीक है। आयरन के कंपाउंड्स ले रहे हैं आप, वो कॉज कर देगा। क्विनिडीन एक ड्रग होती है, ठीक है, जो यूज़ करते हैं हम लोग हार्ट की रिदमियाज को कंट्रोल करने के लिए। ये होती है एंटी रिदमिक ड्रग्स। आपने फार्माकोलॉजी में एंटी रिदमिक ड्रग्स के अंदर पढ़ा होगा। ये क्यूटी, जो प्रोलॉन्ग क्यूटी और क्यूआरएस इंटरवल होते हैं ना, इसको ये प्रोलॉन्ग कर देती है। क्यूटी और क्यूआरएस जो सेगमेंट होता है ना, उसे प्रोलॉन्ग कर देती है। तो ये तो हो गई ड्रग्स हमारी। अब हमने कवर कर ली है तकरीबन डेफिनेशन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। अब उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया इन्फेक्शियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। साइटोमेगालो वायरस हो सकता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो सकता है, या कैंडिडियासिस की स्पीशीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे हमने बैक्टीरियाज़ को डिस्कस नहीं किया। बैक्टीरिया का मैंने पढ़ा भी नहीं है कि वो कॉज करते हों इसोफेजाइटिस। कर सकते होंगे, अभी तक मेरे ख्याल से मेरी नज़र से कोई रिसर्च वगैरह नहीं गुजरी। उसके बाद हमने देख लिया है कि मेडिसिन कौन सी कॉज करती हैं। मेडिकेशंस के अलावा कौन सी और चीज़ है, हमने ले लिया है तेज़ाब पी लिया है बंदे ने, उसने भी तो इसोफेगस को डैमेज करना है ना। अल्कोहल एंड टोबाको, बहुत लॉन्ग हिस्ट्री होती है। अगर ये भी डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये गर्ड के, ये हमने गर्ड में पढ़ा था कि ये गर्ड कॉज करती हैं, ठीक है। अल्कोहल हमने पढ़ा था वेरिसिस के अंदर, ठीक है। ये इनडायरेक्टली मतलब कि गर्ड और वेरिसिस कॉज करती हैं, वो आगे इसोफेजाइटिस कॉज कर सकते हैं, और ये मे बी वर्सन द सिम्टम्स ऑफ इसोफेजाइटिस, ठीक है। उसके बाद कोरोसिव इसोफेजाइटिस होती है एक कंडीशन, जिसमें हमने कोई कोरोसिव एजेंट ले लिया है, ठीक है। हार्पिक पी लिया है मिसाल के तौर पे पेशेंट ने, अब उसे क्या होगा? अल्सरेशन हो जाएगी। या वो सरफ खा लिया, सरफ से नहीं होता है सच, अल्सरेशन और फाइब्रोसिस हो जाएगी, जो लीड करेगी इसोफेजाइटिस की तरफ। अब ये सारा हमने थ्योरी वर्क कंप्लीट कर लिया। अब इसको मैनेज कैसे करना है? मैनेज करने के लिए ज़रूरी है, जो मैंने आपको कॉजेज़ बताई हैं ना, हमने उन कॉजेज़ को ट्रीट करना है। यहाँ पे मैनेजमेंट लिख रहे थे हम लोग, जी मैनेजमेंट लिख रहे थे यहाँ पे। अच्छा, अगर तो पेशेंट गर्ड का है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि गर्ड का पेशेंट है, तो उसके गर्ड को कैसे ट्रीट करना है। पीपीआईज देंगे 8 वीक्स के लिए, ठीक है। और जो चीज़ मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताई थी कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इसोफेजाइटिस इज गर्ड। अच्छा, आप देखें इंडिकेट, ये पीपीआईज तब देंगे जब हमें मतलब कि डाउट हो, या जब हमें यकीन हो जाए कि पेशेंट गर्ड के साथ प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या उसको टिपिकल फीचर्स आ रहे हों गर्ड के, हार्ट बर्न या रीगर्जिटेशन, या उसको कोई रेड फ्लैग जो हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ। रेड फ्लैग्स रेड से बनाए थे हमने, कि ये रेड फ्लैग्स। अगर रेड फ्लैग डिस्फेजिया और डायनोफेजिया, एनीमिया, जीआई ब्लीड और वेट लॉस वगैरह नहीं है, रेड फ्लैग नहीं है, तो हम सुकून से पीपीआई देंगे उसे, ठीक है। उसके बाद
और हमने एंडोस्कोपी भी तब करनी है जब हमारे पास रेड फ्लैग्स के साइन मौजूद हों पेशेंट के अंदर, यानी कि एज 50 या 60 प्लस हो। अच्छा, यहाँ पे पीपीआईज दे दिए हैं 8 वीक्स के लिए, गर्ड की ही मैनेजमेंट करनी है। और डायग्नोसिस के लिए ना, इसोफेजाइटिस की डायग्नोसिस के लिए आप लोगों ने वही सेम गर्ड वाला प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ईजीडी करवानी है, इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, यानी कि सिंपल वर्ड्स में एंडोस्कोपी करानी है। इतना औखा क्यों हो रहे हैं हम लोग, हमने एंडोस्कोपी करवानी है, ठीक है। एंडोस्कोपी कब करवानी है? जब पेशेंट की एज 60 से ज़्यादा हो या 60 हो, पेशेंट के पॉजिटिव नेगेटिव रेड फ्लैग्स, अगर रेड फ्लैग्स हों, अनीमिया, जीआई ब्लीड, ओडाइनोफेजिया, डिस्फेजिया, वेट लॉस, तब हमने इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी करवानी है। या पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं 5 साल से ज़्यादा से। ये सारी चीज़ें मैंने पहले पढ़ाई हुई हैं गर्ड के अंदर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अगर पेशेंट प्रेजेंट किया है ईओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस के साथ या एटोपिक इसोफेजाइटिस के साथ, तो हमने उसको ट्रीट कैसे करना है? अच्छा, अगर एस्थमा का पेशेंट है तो हम लोग एस्थमा का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। रेनाइटिस का पेशेंट तो रेनाइटिस की ट्रीटमेंट देंगे। एटोपिक डर्माटाइटिस का पेशेंट है तो एटोपिक डर्माटाइटिस का ट्रीटमेंट देंगे। अगर एलर्जीज़ है तो उसे वैक्सीनेशन और उसके अलावा अवॉइड दी पोलन वगैरह या अवॉइड दी एलर्जन वगैरह का सारा जो ट्रीटमेंट प्लान है वो देंगे हम, ठीक है। ईओसिनोफिलिक ऐसे कंट्रोल हो जाएगा। और उसके अलावा इसके आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अच्छा, अगर तो पेशेंट प्रेजेंट करता है ना इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस के साथ, उसका ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। कहाँ लिखा था मैंने इसोफेजाइटिस, ये रहा। अच्छा हाँ, ये रहा। अच्छा, अब आ गया है थोड़ा सा ना वेग हो गया टर्म्स, आप लोगों ने ना इसे समझ लेना है कि जैसे जैसे आप लोगों ने अपने नोट्स बनाएंगे ना रिवीजन के लिए, तो आप लोगों ने फिर इकट्ठा लिख लेना है। अच्छा, कैंडिडा स्पीशी इन्फेक्शियस की अगर ट्रीटमेंट की तरफ हम आए ना, तो अगर कैंडिडा स्पीशीज़ है तो प्लैक्स मिलेंगे, या प्लाक कह लें इसे, प्लाक्स मिलेंगे, ठीक है। प्लाक्स किस कलर के होंगे? वाइट और येलो कलर के, ठीक है, जिसे सूडो मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। कैंडिडा स्पीशी है, आप लोग हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे ना उस सैंपल की, तो आपको सूडो हाइफी मिलेंगे। उसके अलावा इसको मैनेज कैसे करना है, मैनेजमेंट इसकी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैनेज करने के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग देंगे हम लोग एंटी फंगल, फ्लूकोनाजोल। दूसरी अगर अल्टरनेट कोई ड्रग देनी है तो वो इकाइनो कैंडिन्स, ये दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अल्टरनेट जो मेडिसिन हम लोग, अगर मतलब कि ये 2 ड्रग्स आप लोग याद रख लें। उसके बाद हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के साथ पेशेंट मतलब कि उसे कैसे प्रेजेंट करेगा? अल्सर्स के साथ प्रेजेंट करेगा। पंच्ड आउट अल्सर्स होंगे। कहाँ पे होंगे अल्सर्स? डिस्टल इसोफेगस में, डिस्टल इसोफेगस में। इस पेशेंट की भी आपने हिस्टो पैथोलॉजी करवानी है। और ट्रीटमेंट इसका क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के साथ अगर पेशेंट इसोफेजाइटिस के साथ आता है तो डिस्टल इसोफेगस पे अगर हमें ओरल पंच्ड आउट अल्सर्स मिल रहे हैं तो ड्रग देंगे एसाइक्लोवियर, ठीक है। उसके बाद दूसरी थी साइटोमेगालो वायरस, जो हमारा कॉज करता है इन्फेक्शियस, ठीक है। साइटोमेगालो वायरस ये पेशेंट कैसे करवाएगा प्रेजेंटेशन? ये म्यूकोजल इरोजन्स के साथ आएगा, ठीक है। और इसके अल्सर्स कैसे होंगे? लीनियर अल्सर्स होंगे, ठीक है। ये कहाँ पे हो गए? ये बहुत आसान कर दिया यहाँ पे मैंने इस चीज़ को डिस्कस करना कि
ये देखें, उसके जो हर्पीस सिम्प्लेक्स के अल्सर्स थे ना वो थे डिस्टल इसोफेगस पे। इसके कहाँ पे होंगे? अपर एंड मिडल इसोफेगस पे। ये अल्लाह ताला ने डिफ्रेंशिएट देखें कैसे हर ऑर्गेनिज्म को, भले ये बुरा काम कर रहा है लेकिन उसे भी पता है साइटोमेगालोवायरस को कि मैंने कहाँ पे एक्ट करना है, और हर्पीस को भी पता है कि उसने कहाँ पे करना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे? इसके लिए देंगे आईवी एंटीवायरल्स। इसमें कौन सी एंटीवायरल देंगे? उसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स में देते हैं एसाइक्लोविर, इसमें देते हैं आईवी जेंसी क्लोविर। ठीक है, या दूसरी ड्रग वैलजेंसी क्लोविर। अच्छा, ये पहले देख लेना है कि पेशेंट टॉलरेट कर सकता है ये मेडिसिन या नहीं। ये जो पहले देनी है हमने आईवी जेंसी क्लोविर, ठीक है, उसके बाद हमने देनी है वैलजेंसी क्लोविर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मैनेजमेंट। अब कोई चीज़ रह तो नहीं गई? मैं देख लूँ एक दफ़ा। इन लिम्फोसिटिक है, लिम्फोसिटिक भी सेकेंडरी काज के अंदर होता है। ठीक है, वो लिम्फोसाइट को कंट्रोल करना होता है, मैनेज करना होता है, जिस वजह से लिम्फोसाइट इंक्रीज़ हो रहे थे। हमने मिसाल के तौर पे इन्फ्लेमेशन को कम करना होता है। ये सारा हमने इसोफेजाइटिस को डिस्कस कर लिया। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये है कि ये एक दफ़ा आप लोग रीड कर लेंगे, आप लोग सुन लेंगे तो आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, कैसे डेफिनेशन देख लिया आपने, इटियोलॉजी देख ली कि क्या इटियोलॉजी है, मैकानिज़्म देख लिया, मिकोज़ा की इंजरी होती है कैसे होती है, क्यों होती है, किस तरह होती है, 3 चीज़ें जो कॉज करती हैं मिकोज़ा की इंजरी वो भी आप लोगों ने देख ली है। एनाटोमिकल कॉजेज़ अदर के अंदर हमने देख लिए हैं कि कौन कौन से मसले हो सकते हैं। उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है। रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन के साथ पेशेंट कहाँ पे आया था? गर्ड में आया था। उसके अलावा नोजिया वोमिटिंग के रेड फ्लैग में कौन सा था? एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम, उसमें पेशेंट रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन के साथ आया था, और यहाँ पे पेशेंट प्रेजेंट किया है। लेकिन तीनों की प्रेजेंटेशन माइल्ड सी डिफरेंट है। जहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो, मैंने ईमेल छोड़ दिया, आपने मैसेज करना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।